जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मापन और राशियाँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास भौतिक राशियाँ। अच्छा, भौतिक राशियाँ होती क्या है या कहते किसे हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको हम माप सकें या उनको तोल सकें, उन्हें हम भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर इसका हम वज़न माप सकेंगे तो इसका मतलब है यह क्या है, भौतिक राशि। तो ऐसी राशियाँ जिनको हम या तो माप सकें, जैसे अगर मान लो कोई वस्तु है, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई को भी हम माप सकते हैं, तो लंबाई यहाँ पर क्या हो गई, भौतिक राशि। इसका अगर द्रव्यमान देखें, द्रव्यमान को भी हम माप सकते हैं, यह भी क्या हो गई, भौतिक राशि। तो वे सभी राशियाँ जिनको हम माप सकें या उनको तोल सकें, ऐसी राशियों को भौतिक राशियाँ कहा जाता है। अब देखो, अगर मान लो हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी को अगर याद कर रहे हैं, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी को कितना याद कर रहे हैं, कि 5 kg याद कर रहे हैं या 10 लीटर में याद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो राशियाँ नहीं होती हमारे पास। राशियाँ केवल उन्हीं कहते हैं कि जिनको हम माप सकें या तोल सकें। अब भौतिक राशियों के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियों को वैसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो परिमाण और दिशा के आधार पर, अर्थात कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिनमें कुछ परिमाण होगा, अर्थात उसकी मात्रा होगी, लेकिन उसको दिशा के साथ हमको बताना पड़ेगा। और कुछ राशियाँ ऐसी होती है कि जिनको हमको दिशा के साथ नहीं बताना पड़ता, केवल उनमें परिमाण होगा। तो पहला है कि भौतिक राशियों का प्रकार में परिमाण और दिशा के आधार पर। तो परिमाण और दिशा के आधार पर भी 2 भागों में बांटते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। इनका मतलब क्या है कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, दिशा की नहीं होती। तो ऐसी राशियों को क्या कहा जाता है, अदिश राशि। जैसे मान लो अगर ये मार्कर है, मार्कर की अगर लंबाई है, तो लंबाई जैसे मान लो इसकी 1 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो लंबाई जो है वो कैसी है, अदिश राशि है। क्योंकि अब जैसे मान लो अगर ये जो इसकी लंबाई 1 मीटर है, तो चाहे वो इधर हो या इधर हो, 1 मीटर ही होगी। अब जैसे मान लो कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 5 kg, तो अब इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती हमको, क्योंकि पूरे में क्या है, 5 kg। हम ये नहीं कहेंगे कि नीचे ही 5 kg लग रहा है, या इस वस्तु पर ऊपर की ओर 5 kg लग रहा है, या इधर दाईं तरफ लग रहा है या फिर बाईं तरफ। तो इसका मतलब पूरे का द्रव्यमान कितना है, 5 kg। तो परिमाण तो हमने बता दिया 5 kg है, लेकिन दिशा की इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी राशियाँ जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, अदिश मतलब जिसमें दिशा शामिल नहीं हो, ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियाँ। फिर है नंबर 2, सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा की भी, परिमाण की भी और इसके साथ साथ दिशा की भी, दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं, ऐसी राशियाँ जिनमें दर्शाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो। अब देखो हमको, हमारे पास अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है और सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है। तो अदिश राशियों को याद करने का जो तरीका है, हम इस तरीके से याद रखेंगे कि उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, चाबी दो। अब इसमें उससे तो हो जाएगा ऊर्जा। अब किसी वस्तु के अंदर जो ऊर्जा है, ऊर्जा को दर्शाने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो ऊर्जा भी कैसी होगी, अदिश राशि। नंबर 2, समय। समय को भी हम अदिश राशि में लेते हैं, समय को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आयतन, आयतन को दर्शाने के लिए भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। फिर है द्रव्य, द्रव्य से लेंगे द्रव्यमान, द्रव्य से द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का जब द्रव्यमान लेंगे उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। ता से हो जाएगा ताप, ता से क्या हो जाएगा, ताप को यहाँ पर साइलेंट रखेंगे। और फिर है चा, चा से हो जाएगा चाल, चा से क्या हो जाएगा, चाल। और जो वी है इसको लेंगे विद्युत धारा से, विद्युत धारा, विद्युत धारा।
और ये जो है दो, इसको लेंगे दूरी या लंबाई से, दूरी या लंबाई से। तो ये जो सब राशि है वो कैसी राशियां हैं? अदिश राशि। ये सब कैसी राशि है? अदिश राशि। यानी कि इन सब राशियों को दर्शाने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं है। ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। फिर नंबर है 2, सदिश राशियाँ कौन कौन सी है? इसको अगर याद रखेंगे तो फिर हम रखेंगे विषुवत बल से, विषुवत बल से। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा? विष से तो हो जाएगा विस्थापन, विस्थापन, और वै से हो जाएगा वेग, तै से हो जाएगा त्वरण, और ये लास्ट में बल है ही। तो बल, अगर हम जैसे मान लो इस दीवार पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो बल को हम परिमाण के साथ साथ दिशा भी बता सकते हैं कि हम उस दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई वस्तु के अगर इधर अगर हम दिखा दे रहे हैं तो बल इधर लगा रहे हैं तो हम इसकी डायरेक्शन भी दर्शा सकते हैं। तो बल जो है वो सदिश राशि है, त्वरण जो है वो भी सदिश राशि है, वेग जो है वो भी सदिश राशि है, और विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। तो ये जो सब राशि है वो तो है सदिश राशि, और यहाँ पर जितनी भी राशि जो दी गई है वो कौन सी है? अदिश राशि, ठीक। तो ये तो किसके आधार पर थे? भौतिक राशियों का वर्गीकरण परिमाण और दिशा के आधार पर, जिसमें हमें परिमाण और दिशा के बारे में बताना पड़े। उसके आधार पर 2 प्रकार की होती है भौतिक राशियाँ, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। एक है भौतिक राशियों को मात्रक के आधार पर भी इनको बांट देते हैं। मात्रक के आधार पर देखो, तो मात्रक के आधार पर भौतिक राशियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि, और एक होती है पूरक राशि। तो सबसे पहले है मूल राशि किसे कहा जाता है? तो मूल राशि का मतलब है ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात जो राशियां खुद को ही दर्शा दे और वो किसी की दूसरे की राशि की सहायता नहीं ले, तब ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशि। और इन मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहा जाता है। तो मूल राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए हमें अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे मूल राशि कहते हैं। फिर है व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? कि जैसे अन्य राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी राशि की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात उसे सहायता चाहिए दूसरी राशि के व्यक्त करने के लिए, तब हम उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। और एक है पूरक राशि। तो वैसे पूरक राशि एक मूल राशि का ही भाग है। तो पूरक राशि में 2 होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं मूल राशि कौन कौन सी है। तो मूल राशि किसे कहेंगे? कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं, और उन मूल राशियों के मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मूल राशियाँ मुख्यतः हमारे पास 7 प्रकार की होती हैं। अब मूल राशियों में कौन कौन सी होती है? नंबर 1 ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समय, लंबाई और द्रव्यमान। अर्थात ये जो 7 राशियां हैं ये ऐसी राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, और इनके जो मात्रक हैं वो भी स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ताप है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता की मात्रा है कैंडेला। पदार्थ की जो मात्रा है उसको मोल में व्यक्त करते हैं। समय है, इसका मात्रक होता है सेकंड। लंबाई जो है इसका मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान जो है वो है किलोग्राम इसका मात्रक। ये है इनके संकेत। केल्विन को कैसे व्यक्त करते हैं? एम्पियर को ए से, कैंडेला को CD से। पदार्थ की मात्रा जो मोल है इसको MOL से व्यक्त करते हैं, सेकंड को SEC से, और जो मीटर है उसको M से, किलोग्राम को kg से। अब ये जो मात्रक हैं, अब इन मात्रकों को दर्शाने के लिए हमें अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किलोग्राम है, ये अकेले एक ऐसी राशि है जिनके हमें अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मीटर है, मीटर को भी मापने के लिए हमें अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो 7 राशियां हैं, इन 7 राशियों को कहते हैं मूल राशियां, और इनके जो मात्रक हैं उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मूल मात्रकों की संख्या होती है, या फिर नीचे निम्न में से मूल मात्रक कौन सा है, या फिर कौन सा नहीं है, जिनमें से 3 तो इनमें से दे देता है, और एक जैसे क्षेत्रफल या आयतन को जैसे करके पूछ लेता है एग्जाम के अंदर।
ठीक है। तो अब देखो इनको अगर हम याद कैसे करें, अगर इनको याद करना है 7 राशियाँ, तो हम एक यहाँ पर जो है ट्रिक काम में ले सकते हैं। जैसे तावीज़ जो होते हैं ना, तावीज़ जो बनाते हैं इलाज के लिए, तावीज़ को मसल दो, तावीज़ को मसल दो, या अगर हम बोल सकते हैं तावीज़ को मसल दे। अब ये जो मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम बात करें ता से, तो ता से हो जाएगा ताप, ता से क्या हो जाएगा, ताप। वी से याद रखना है विद्युत धारा, ये मूल राशि विद्युत धारा। जय से हो जाएगी ज्योति तीव्रता। फिर है को यहाँ पर हमको साइलेंट रखना है। फिर है मैं से हमको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि पदार्थ की मात्रा को हम किस में लेते हैं, मोल में, तो मैं से मोल का याद रखना पड़ेगा। फिर है से जो है इसका हो जाएगा समय, और फिर जो लय है इसका हो जाएगा लंबाई, और जो दे है इसका ले लेंगे द्रव्यमान। ठीक है, तो ये 7 राशियों को हम इस तरीके से याद रखते हैं कि तावीज़ को मसल दे, तावीज़ को मसल दे। तो तावीज़, ता का मतलब हो जाएगा ताप, वी का मतलब हो गया विद्युत धारा, जय का मतलब हो गया ज्योति तीव्रता, प्रकाश की जो मात्रा है। फिर को साइलेंट, मैं जो है वो पदार्थ की मात्रा को मोल के अंदर लेंगे, तो मोल, मैं से वो याद रखना है मोल। फिर है से का मतलब हो गया समय, और ल का मतलब हो गया लंबाई, और द का मतलब हो गया द्रव्यमान। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ये है मूल राशियाँ। फिर नंबर 2 पर थी हमारी पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ कितनी होती है, 2 होती है। 2 राशियाँ, अब एक में जिसमें है समतल कोण, दूसरा वाला है ठोस या घन कोण। अब समतल कोण का जो मात्रक है वो तो होता है रेडियन, जिसको लिखते हैं RAD से, और एक होता है ठोस कोण या घन कोण, जिसको बोलते हैं स्टेरेडियन या S रेड से। अब ये समतल कोण और ठोस कोण होता क्या है, जैसे मान लो ये समतल है, समतल के अंदर अगर हम 2 रेखाएं खींचते हैं, कोई भी 2 रेखाएं, और अगर वो प्रतिच्छेद करती है, तो समतल में बनने वाले इस कोण को हम क्या कहते हैं, समतल कोण। ये जो कोण अगर हम लेते हैं वो लेते हैं रेडियन के अंदर। ये तो 2D में हो गया, समतल पर दर्शाना 2D में। अब ये जो ठोस कोण है, ये ठोस कोण ये होता है 3D के अंदर, 3D के अंदर। अब 3D में कैसे होता है, हम एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई शंकु का आकार का है, ये शंकु है, अब इसके मध्य ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये स्टेरेडियन ठोस कोण होता है। जैसे अगर मान लो ये यहाँ से कोई शंकु का आकार है, ये जो पूरा गोला बनेगा किस तरीके से, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये जो पूरा बन रहा है, अब यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला पूरा गोलाई के अंदर, यहाँ पर तो पूरा गोलाई में नहीं बन रहा है, यहाँ पर 2D है और ये 3D में है। ठीक, तो 3D के अंदर जो कोण बनने वाला होता है उसको ठोस कोण बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे पास नंबर 2 पूरक राशि। एक और होती है नंबर 3 व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है, देखो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं कि ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, अर्थात जिन राशियों को दर्शाने के लिए हमें कौन सी राशि की सहायता होगी, मूल राशि की। जैसे चाल है, चाल, तो चाल का अगर हम सूत्र देखें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर हमको चाल को दर्शाना है और इसका अगर मात्रक निकालना है तो हमको दूरी चाहिए और समय चाहिए। दूरी लंबाई होती है, तो अगर इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का या लंबाई का देखें तो मीटर, और बटा समय का होता है सेकेंड। अब देखो यहाँ से चाल का मात्रक दर्शाने के लिए हमें मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर कितने मात्रक आ गए, 2, जो कि कौन सी राशि के थे, मूल राशि के। तो कुछ राशियों के मात्रक को दर्शाने के लिए हमें मूल राशि जो है उनकी आवश्यकता होती है। तो इस तरीके की राशि को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल या A बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई से, L इंटू B से। तो इसका अगर मात्रक देखें क्षेत्रफल का, लंबाई का जो मात्रक है वो भी मीटर होगा, और जो क्षेत्रफल है जो इसकी चौड़ाई है उसका भी मीटर होगा। तो A बराबर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कितने मीटर की ज़रूरत पड़ी है हमको यहाँ पर, 2 मीटर की। तो अर्थात ये जो मीटर और मीटर गुणा होकर मीटर स्क्वायर बना लेगा। तो इसमें भी 2 मात्रक की हमको आवश्यकता हुई। तो इस तरीके के जो मात्रक हैं उनको क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक, और इस तरीके की जो राशि है उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। ठीक, यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। तो जो शुरू से देख लेते हैं, भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं, ऐसी राशियाँ जिन्हें हम माप सकें और उन्हें तोल सकें, तो ऐसी राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं।
जैसे अगर किसी के बारे में आप सोच रहे हो तो जो सोचना है जो है यहाँ पर राशि नहीं है, क्योंकि सोचने को हम ना तो माप सकते हैं और ना उसे तोल सकते हैं। अगर किसी को हम याद कर रहे हैं तो याद भी यहाँ पर भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि ना हम इसके बारे में सोच सकते हैं यानी कि तोल सकते हैं और ना उन्हें माप सकते हैं। तो भौतिक राशियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो परिमाण और दिशा के आधार पर और एक मात्रक के आधार पर। परिमाण और दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें दर्शाने के लिए परिमाण की आवश्यकता तो होगी, अगर दिशा की आवश्यकता नहीं हो तो उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। और सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। अदिश राशि के उदाहरण मैंने बता दिए थे और सदिश राशि के भी मैंने बता दिए थे। फिर नंबर 2 था कि मात्रकों के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो मात्रकों के आधार पर अगर हम देखें तो तीन प्रकार की होती है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। 7 में भी बता दिया मैंने कौन कौन सी होती है, ताप होती है, विद्युत धारा होती है, ज्योति तीव्रता होती है, फिर ये पदार्थ की मात्रा होती है, समय, लंबाई और द्रव्यमान। तो मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। और पूरक राशि ये भी मूल मात्रक का ही एक भाग है। तो ये पूरक राशि 2 प्रकार के होते हैं, समतल कोण और ठोस कोण। इनके मात्रक होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो भौतिक राशियाँ हैं, जब अगर इनको मापते हैं या तोलते हैं तो इनके जो मात्रक हैं वो कौन कौन से हमको लेने चाहिए। जैसे अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का हम ग्राम भी ले सकते हैं, किलोग्राम भी ले सकते हैं, टन भी ले सकते हैं, क्विंटल भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो लंबाई है, लंबाई सेंटीमीटर में भी होती है, मीटर में भी होती है, इंच में भी होती है, फुट में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है। तो इन सब राशियों को अगर हमको मापना है तो हमको इसमें कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनानी पड़ेगी, अर्थात जो हम इसमें कौन से ऐसे मात्रक हैं जो विशेष मतलब सब के अंदर हम उनको यूज कर सकें। तो सबसे पहले जो है ना, इन भौतिक राशियों को मापने के लिए 3 पद्धतियाँ विकसित हुई। कितनी पद्धतियाँ हुई? 3 पद्धतियाँ। तो तीनों पद्धतियों के बारे में हम देखते हैं। आइए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले भाग में। अब है मात्रक पद्धति। तो मात्रक पद्धति वैसे तो मुख्यतः होती है 3 प्रकार की। एक तो होती है CGS, एक होती है FPS और एक होती है MKS। CGS जो पद्धति है ये फ्रांस में प्रचलित थी। तो CGS का मतलब क्या होता है कि जैसे CGS, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब हो गया ग्राम और S का मतलब हो गया सेकेंड। तो सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, ग्राम यानी द्रव्यमान और ये समय। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। फिर है FPS। इसके बाद में FPS पद्धति अपनाई गई, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति ये आज़ादी से पहले काम में ली जाती थी। अब सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा कर दिया, ये हो गया फीट। लंबाई को किस में लेने लगे? फीट में। और ये जो द्रव्यमान है इसको पाउंड में, पाउंड। और ये समय सेकंड में ही है, समय को नहीं बदला गया यहाँ पर, ये सेकंड में ही है। फिर है MKS। अब इसे थोड़ा सा बड़ा, फीट से ज़्यादा, मीटर में, मीटर। फिर द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय यही सेकंड में ही, मीटर में, किलोग्राम और सेकंड। तो कितनी पद्धतियाँ हो गई? 3 पद्धतियाँ। इसके बाद में फिर हुआ क्या कि जो सभी देश थे उन्होंने एक निर्णय लिया कि हमको सिर्फ केवल एक ही पद्धति अपनानी चाहिए और वो सभी इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता होनी चाहिए। तब 1960 में जेनेवा के अंदर एक वहाँ पर मीटिंग हुई और उन्होंने अपनाया कि सभी की हम एक ही इकाई काम में लेंगे और उसे कहेंगे SI इकाई। कौन सी इकाई? SI इकाई काम में लेंगे। और SI इकाई एक्चुअली में MKS को ही कहा जाता है। MKS पद्धति को क्या कहा जाता है? SI इकाई। ठीक है। अब ये जो SI पद्धति अपना ली गई 1960 में जेनेवा में, जब ये वहाँ पर मीटिंग हुई तब। अब हम इसके बाद में आगे देखेंगे कल कि जो SI पद्धति के अंदर जो जितने भी भौतिक राशियाँ हैं उनके क्या मात्रक होते हैं, कैसे क्या निकालते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।